हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, टेंसेस। टेंसेस जिस पर इंग्लिश ग्रामर के बहुत से चैप्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं। यदि टेंसेस हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारी नॉलेज में नहीं है, तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते। जिस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस हैं और ट्रांसलेशन है, और भी कई सारे इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको टेंसेस पे ही डिपेंड किया गया है। यानी टेंसेस यदि हमसे टेंसेस नहीं हो रहे हैं तो हम उन चैप्टर्स को भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस टेंसेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? काल। काल यानी समय। अब काल जो होता है, काल को हम एक वाइड रेंज में लेकर के चलते हैं। एक बहुत मतलब व्यापक रूप से हम समय को जब परिभाषित करते हैं तो उसको हम काल कहते हैं। वैसे तो हम समय बोलते ही हैं, टाइम बोलते हैं, लेकिन जो व्यापक रूप से हम समय को परिभाषित करते हैं वो फ्रेंड्स होता है काल। और काल कितने होते हैं फ्रेंड्स हमारे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर प्रेजेंट फ्रेंड्स, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। वर्तमान यानी कि जो अभी समय चल रहा है वो काल, वो होता है हमारा प्रेजेंट। पास्ट, पास्ट कहते हैं भूत, भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है, जो समय गुजर गया है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स भूतकाल। और तीसरा हमारा है फ्यूचर, भविष्य, यानी जो आने वाला है, जो समय आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स भविष्य काल। अब फ्रेंड्स, जो हमारे टेंसेज हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो हमारी क्रियाएं होती है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो इन्हीं तीन काल के अंदर होते हैं। प्रेजेंट काल प्रेजेंट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस के अंदर वे क्रियाएं आती हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, वर्तमान में जारी है या वर्तमान में होती हैं। पास्ट के अंदर वे क्रियाएं आती हैं जो बीत चुकी हैं, जो गुजर गया है समय, उसके अंदर जो क्रियाएं हमने ली हैं, जो एक्शंस हमने ली हैं, वो हमारे पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। और ऐसी क्रियाएं, ऐसी वर्ब्स जो आने वाले समय में घटित होने वाली हैं, वो हमारी आती है फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस के अंदर। अब जो हमारे टेंसेज है, टेंसेज को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो टेंस होते हैं हमारे, उसके मतलब तीन भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी हमने टाइम के ही हिसाब से एक एक टेंस को चार हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंट का हिस्सा है हमारा, वो हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से इन तीनों को ही, इसी तरीके से जो पास्ट टेंस के टेंस है वो भी हमने इसी तरीके से चार हिस्सों में डिवाइड किए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो फ्यूचर के टेंस है वो भी हमने चार हिस्सों में डिवाइड किए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट
और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब टोटल हमारे कितने टेंस हुए, ये हमारे हुए टेंस तो हमारे 3 ही है, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज जो हमने चार चार डिवाइड की हैं, सब कैटेगरीज चार चार डिवाइड की हैं फ्रेंड्स, इनके हिसाब से हमारे टेंस कितने हुए, 12। तो हम सभी इन 12 टेंस को एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, और पहले हम जो लेंगे वो पूरा इंडेफिनिट टेंस को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, पूरा इंडेफिनिट टेंस कवर करेंगे। उससे ये होता है कि हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहता है, और हम एक टेंस को अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं, उसके रूल्स हमारे याद रहते हैं। यदि हम एक इंडेफिनिट पढ़ा देते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, तो उसमें हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और हमारे जो रूल्स हैं वो याद नहीं रहते। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रेंड, इसी को ही हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। फ्रेंड्स, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो सिंपल प्रेजेंट ही पूछा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कहीं कहीं ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर एग्जाम के अंदर सिंपल प्रेजेंट का नाम ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी टेंस की पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हम ये जो टेंस हमारा है ये हम किस तरीके से, मैं ट्रांसलेशन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि जो ये टेंस हमारा है ये मतलब ये जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है ये किस टेंस का है, इसका पता हमको कैसे चलेगा। यदि कोई हिंदी में वाक्य आपको लिखा हुआ है तो उसका पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या पास्ट कंटिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। तो आपको उसकी सबसे पहले फ्रेंड्स क्या पता होनी चाहिए, उस टेंस की सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए। हिंदी के अंदर यदि हिंदी में आपका सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है तो उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान हम बताते हैं आपको, इस काल के जो वाक्य होंगे, इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आदि शब्द आते हैं फ्रेंड्स, आदि शब्द आते हैं। देखिए इस प्रकार के जो शब्द क्रिया के अंदर आएंगे वो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। जैसे हम एक वाक्य यहां पर लेते हैं, नेहा उसे अंग्रेजी पढ़ाती है, नेहा उसे अंग्रेजी पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इसी एग्जाम्पल के जरिए हम आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक ही टेंस से यदि आपको समझ आ जाए। फ्रेंड्स, ये हमने क्या लिखा है, यहां पर एक वाक्य लिखा है, और ये हमारा देखिए पढ़ाना, पढ़ाना एक क्रिया होती है, पढ़ाना क्रिया होती है, लेकिन इस पढ़ाना क्रिया के अंत में क्या आया है, ती है। ये सब्जेक्ट के अनुसार ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि कुछ भी आ सकता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर सेंटेंस के अंदर अंत में, क्रिया के अंत में ये शब्द लगे हुए होंगे। कौन से टेंस के अंदर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब हम देखते हैं इसकी एक और पहचान है कि नोट। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर कुछ समय सूचक शब्द भी दिए गए होते हैं। समय सूचक शब्द यानी जो समय दर्शाते हैं, जैसे डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस ए डे, ए वीक, ए मंथ, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ईटीसी। तो फ्रेंड्स,
जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके अंदर ये इस प्रकार के जो समय सूचक शब्द हैं ये भी दिए गए होते हैं, यानी जिनके अंदर जिन वाक्यों के अंदर ये शब्द दिए गए होंगे वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन के रूल्स होंगे फ्रेंड्स उसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि हम यहां पर हिंदी वाक्यों की ट्रांसलेशन लेकर के चल रहे हैं और जो एग्जामिनर है वो मुश्किल से इस तरीके की ट्रांसलेशन किसी किसी जो एग्जाम होता है कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसके अंदर ट्रांसलेशन पूछ ली जाती है। ज्यादातर जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी वर्ब्स की फॉर्म होती है वो अधिकतर टेंसेस के अंदर पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये जो भी पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके रूल्स सभी ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म लगती है फ्रेंड्स। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर तो फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद जो रेस्ट होगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो यूज किया जाएगा। देखिए हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया था नेहा उसे अंग्रेजी पढ़ाती है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखिए जो इसका पॉजिटिव का रूल्स होगा वो होगा यदि एक वचन करता है यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस यानी कि वर्ब की पांचवी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये देखिए अब हम जो पॉजिटिव सेंटेंस हमने लिया है नेहा उसे अंग्रेजी पढ़ाती है, हम एग्जाम्पल से देखते हैं नेहा उसे अंग्रेजी पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले क्या किसकी अंग्रेजी लगानी है हमें, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या हमारा नेहा, नेहा। और अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी। अब हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब की क्या लगेगी फ्रेंड्स, वर्ब की पांचवी फॉर्म लगेगी। और हमारी वर्ब क्या है, पढ़ाती है, पढ़ाना। नेहा टीच, टीच और इसमें हम ईएस जोड़ते हैं टीचिज, नेहा टीचिज। अब ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है, क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे किसे पढ़ा रही है, नेहा टीचिज हिम, उसे पढ़ाती है इंग्लिश। फ्रेंड्स इसके अंदर इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट और हिम भी ऑब्जेक्ट। हिम कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके देखिए तो ये हुआ हमारा फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद फ्रेंड्स हम, ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर फ्रेंड्स पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम सहायक क्रिया भी यूज करते हैं नेगेटिव में, डू नॉट या
डज नॉट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस के बाद बच रहा है उसकी अंग्रेजी हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। अब हम यही सेंटेंस यदि हम नेगेटिव में लेते हैं, नेहा उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, यहां पर देखिए, नेहा नेहा उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के अनुसार पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे नेहा। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ फ्रेंड्स, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे सहायक क्रिया डज नॉट, और उसके बाद क्या क्या यूज करना फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच हिम इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम फिर सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते। नोट, ये नोट आपको अवश्य ध्यान रखना है। कभी नहीं के साथ, कभी नहीं के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर के साथ डू या डज नॉट नहीं लगाते, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, नेहा उसे कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। अब ये सेंटेंस, यही सेंटेंस हमने कभी नहीं का यूज करके यहां पर लिया है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहां पर नहीं है और यहां पर कभी नहीं है। यदि सेंटेंस के अंदर कभी नहीं आ जाता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर उस वही रूल फॉलो करते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है फ्रेंड्स। यानी एक वचन होने पर क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं, और बहुवचन होने पर क्रिया में एस या ईएस नहीं जोड़ते, और डू या डज नॉट का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग इसके अंदर नहीं करते। ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है फ्रेंड्स। तो हम देखिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। नेहा नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कभी नहीं का यूज इसके अंदर हुआ है, तो हम यहां पर डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेहा नेवर टीचीज हिम इंग्लिश। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के तरीके से जो सेंटेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो ही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं हमारे। फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले, और सेकंड टाइप WH टाइप, WH टाइप भी बोलते हैं इन्हें, जो पर्सन सूचक शब्दों से शुरू
होते हैं, वो हमारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी आप इनको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप यानी जो क्या से शुरू होते हैं, उनका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ये रहेगा। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग हम करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और यदि फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं, और नोट के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम तुम्हें बुलाता है। तो क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। इसको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्या राम, अब हम जो शुरू में हमें लगाना है डू या डज, तो फ्रेंड्स जो डू या डज हम प्रयोग करेंगे वो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर कौन है फ्रेंड्स? राम है। राम, क्या राम तुम्हें बुलाता है? राम ही तो क्रिया करता है, तो जो क्रिया करता है वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है, राम। तो डज राम, क्रिया क्या हुई हमारी? बुलाना, कॉल। किसको बुला रहा है? तुम्हें, यू। क्लियर फ्रेंड्स? और यदि यही सेंटेंस इसमें क्या राम तुम्हें नहीं बुलाता है, तो फिर क्रिया के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगता, डज राम नोट कॉल यू। यहां पर हम नोट का प्रयोग कर सकते थे। ओके, अब आते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप यानी जो WH टाइप वर्ड्स होते हैं, हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं। इनके अंदर सेकंड टाइप जो वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर जो हमारे पर्सन सूचक शब्द होते हैं वो हिंदी में वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स। राधा आज खाना क्यों नहीं बनाती है? तो फ्रेंड्स ये हमने एक डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए बीच में यूज हुआ है। तो जो बीच में यूज होता है, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर हम लेंगे। सबसे पहले हम WH टाइप जो वर्ड हमारा होता है उसकी इंग्लिश हम सबसे शुरू में लगाते हैं, उसके बाद फिर डू या डज का प्रयोग, यानी जो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है उसके बाद WH टाइप के बाद वो जो का त्यों हम वहां पर लगा देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, राधा आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो पहले हमें WH टाइप की इंग्लिश यहां पर यूज करनी है। WH टाइप क्या हमारा? क्यों। तो क्यों की होती है फ्रेंड्स? वाई। WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी WH से शुरू होते हैं। वाई, डू या डज, एक वचन है तो डज का प्रयोग। वाई डज राधा, क्यों नहीं, नहीं भी है इसके अंदर तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बनाना, खाना बनाना की, कुक, केवल फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड्स, केवल फर्स्ट फॉर्म। यही ध्यान रखना है, फॉर्म ध्यान रखनी है, कौन सी क्रिया यूज होनी है किस सेंटेंस के अंदर। वाई डज राधा नॉट कुक फूड, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, आज, टुडे। क्लियर फ्रेंड्स? ये हमारे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, एक सेंटेंस हमारा होता है कौन वाला। तुम्हें
कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। तो फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश हम ऐसे बनाएंगे, हु, अब देखिए कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। देखिए फ्रेंड्स, यदि कौन वाला सेंटेंस हमारा कौन वाले सेंटेंस के अंदर नहीं का यूज नहीं हुआ है तो हम उसे पॉजिटिव की तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, और यदि नहीं का यूज हुआ है, तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, इसके सेंटेंस के अंदर नहीं का भी यूज हुआ है। फ्रेंड्स, हु वाला जो भी सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस का होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो रूल्स होगा ट्रांसलेशन का, वो सबका अलग ही होगा। तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, इसके अंदर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, हु। अब देखिए हमने यहाँ पर कॉल्स लगाया था, यानी कि हमारा जो हु है ये एक वचन का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन बुला रहा है, एक आदमी बुला रहा है या ज्यादा आदमी बुला रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता, हमें उसके वचन का नहीं पता, तो हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसको सिंगुलर रूप में ही लेकर के चलते हैं। हु यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर हम तुम्हें कौन नहीं बुलाता, हु डज नॉट, इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, हु डज नॉट कॉल यू। क्लियर फ्रेंड्स, ये हु भी आपको ध्यान रखना है, और ये सभी स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, और ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आशा आपको समझ आया होगा। और फ्रेंड्स, ये हमारा पहला टेंस था। टेंस जो है बहुत सारे टॉपिक का आधार है। एक्टिव पैसिव वॉइस आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे यदि आपसे टेंस नहीं आते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे यदि आपसे टेंस नहीं आते। ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरीके से कुछ चैप्टर्स उसके अंदर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जैसे इंट्रोगेटिव, असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे यदि आपसे टेंस नहीं आते। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का जो चैप्टर है वो भी आपसे नहीं होगा यदि आपसे टेंस नहीं आते फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंसेस का हमने लिया है। आप जितने भी वीडियोस इस पर बनेंगी हम डालेंगे वो सभी आपको देखनी है। और फ्रेंड्स, मैंने ये शुरू किया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पर कुछ भी यदि मिस्टेक हो तो आप जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।